आखिर कब तक मस्जिदों में मंदिर खोजे जाएंगे और क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं की होती है कि इस खोज को बंद कर दे या फिर दूसरे पक्ष की भी होती है। अलग अलग प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब चलूंगा मैं राखी राठौड़ जी के पास जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं। राखी, एक सवाल बहुत ही जेन्युइन सवाल है और बहुत ही मासूम सवाल है कि कोई भी कोर्ट में जाता है तो जाहिर तौर पे उसके पास कानूनी अधिकार होता है या फिर कानूनी रास्ते खुले होते हैं, इसीलिए कोर्ट में जाकर के इस तरह के मामले आते हैं कि आप हमें सर्वे का अधिकार दे दीजिए, हमें जानने का अधिकार दे दीजिए। और जब मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो आप भी इस बात से सहमत है कि कोर्ट तक मामला रहता नहीं है, वो सड़कों पर उतर जाता है, जो कई बार सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील होता है। तो क्यों नहीं सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करती है कि ये जो पूरा मामला है इसको एक फुल स्टॉप हो जाए कि ये स्थिति है। ऐसा नहीं कि ऐसा कोशिश नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैं देख रहा था कि एक याचिका दायर की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने करीब 10 बार सरकार से जवाब मांगा, लेकिन सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया और अभी तक मामला पेंडिंग ही है। वो था आपको कि जिस वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है उसकी संवैधानिक वैधता के ऊपर था और क्या इसके जरिए सर्वे किया जा सकता है कि नहीं, इस तरह कई सारे सवाल उठे थे। तो जानबूझ के ऐसे मामलों को ओपन छोड़ा जाता है? देखिए, कई चीजें ऐसी हैं जो हमारी आजादी के बाद में भी, जैसे गिरिराज सिंह जी ने भी कहा, मैं संभल की बात करना चाहूंगी। लक्ष्मण जी, 1874 से 1876 के बीच में एएसआई का एक सर्वे हुआ था और वहां पर ये बात सामने आई थी कि वहां पर जो कई अवशेष है ऐसे थे जो कि मंदिर से रिलेटेड थे। क्यों ना ऐसा किया गया कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद इस तरह के मसले सॉल्व किए जाते। कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने तुष्टीकरण, एक समुदाय को खुश करने के लिए लगातार इन चीजों को आगे लिंगर ऑन किया और उस समय उसका सोल्यूशन नहीं किया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो चीज तथ्य पे आ चुकी थी वो 47 में आकर के, संभल जैसी जगह जो धार्मिक आस्था के रूप में एक विशेष पहचान बनाती है, वहां पर जब इस तरह के डिसीजंस नहीं हुए तो समस्याएं आई। मैं खुद इस बात को मानते हैं, इस बात को कि कहीं पर भी जब कोर्ट में केसेस चल रहे हैं तो सड़क पर ये इश्यूज नहीं होने चाहिए। लेकिन मैं फिर वही कहूंगी कि सड़क के ऊपर वही आता है जिसके पास में वाजिब तथ्य नहीं होते, वाजिब एविडेंसेस नहीं होते जो कोर्ट में पेश कर सके, और इसीलिए लगातार जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। अभी मेरे जो साथी, आपने पूरी डिबेट में देखा कैसे इन्होंने लगातार बीच में बोलने का प्रयास किया। जब आपके पास कोई तथ्य नहीं होते उसी चीज को बार बार आप रिपीट करते हैं तो साफ ना बोलना चाहते हैं ना किसी और को बोलना देना चाहते हैं। जो तथ्य अभी मेरे ये आदिल हसन जी बोल रहे थे, आदिल हसन जी, आपको किसने रोका है? अगर आपको लगता है कि कहीं पर कुछ ऐसी चीज है जो आपको जानने की जरूरत है, जहां पे जो ठीक नहीं हुई है, तो स्वामी विवेकानंद बोले हैं। लेकिन हाँ, जो भी किया है आप जाके हम फसाद नहीं चाहते हैं मैडम, मौका नहीं है आपको किसी से, लेकिन आप हम फसाद नहीं चाहते हैं, हम आपकी तरह नहीं है नफरती चिंटू। बीच में इंटरप्ट करेंगे। हम देश में लड़ाई नहीं चाहते हैं, आपकी तरह नफरत का बाजार नहीं गर्म करते हैं। चाहते हैं कि इंटरप्शन हो, हम नफरत नहीं कराते हैं, हम देश में मोहब्बत का पैगाम देते हैं। आप लोग करते हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो कौन पूछेगा आपको? इसीलिए हम नफरत नहीं चाहते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरह नफरत का बाजार सौदागर नहीं है। हर एक जने को इंटरप्ट करना, लक्ष्मण जी, हम नफरत के सौदागर नहीं है, हम इंसानियत का, प्यार का पैगाम देने आए हैं। एक मिनट आदिल साहब, आपके पास आऊंगा, अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। राठौड़ नहीं है बीजेपी की तरह। आप इनको अपनी राखी राठौड़ को अपनी आवाज, अपनी बात कहने दीजिए। आपके पास आऊंगा आदिल साहब, एक मिनट शांत रहिए, राखी राठौड़ की बात कंप्लीट करने दीजिए। आपके पास तथ्य ना यहाँ पर है ना कोर्ट में, इसीलिए बार बार आप इंटरप्ट करते हैं। जिसके पास तथ्य होगा वो अपनी बाजी पे बोलेगा और सीएनबीसी आवाज तो पहचान। ठीक है राखी राठौड़, अब मैं आदिल हसन का जवाब लेता हूं। आदिल हसन साहब, राखी राठौड़, एक मिनट आप शांत हो जाइए, एक मिनट में आदिल हसन साहब आप छोड़ दीजिए, इधर की बातें नहीं करिए। आप हो गया, आपने बहुत अलग अलग लोगों का हवाला दिया। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है, अगर आप इस तरह के सर्वे से या फिर निचली अदालत के इस तरह के फैसलों से सहमत नहीं होते हैं तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाइए। ख़ास तौर से आपकी पार्टी के मुखिया, वो खुद बड़े बैरिस्टर हैं, वो भी इस तरह पहल कर सकते हैं, जो अलग अलग बयान देते हैं घूम करके, वो बयानबाजी से बजे। और ऐसे बयान क्यों दिया जाए जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता हो? हमारे पास कानूनी रास्ता, हम उसके तहत जाएंगे। आज जब उनसे पूछा गया तो उनको बोलना चाहिए ये कोर्ट में मसला, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, इसमें क्या जाता है? आप अभी भाजपा की प्रवक्ता ने कहा कि जो
जो भीड़ लेके जाते हैं, जो जिनके बाद तत् नहीं होता, यानी 1992 6 दिसंबर को भीड़ लेके भाजपा आरएसएस गई थी। मैंने जो पूछा आप तो बोल नहीं रहे। और खुद मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे नहीं रहे हैं। अब देखिए आदिल भाई, यही दिक्कत है, जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे नहीं रहे हैं। आप तो सुनना ही नहीं चाहते। जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब नहीं। बीजेपी का प्रवक्ता बन गए हैं, आप तो सुनना नहीं, आप जवाब देने दीजिए। आप बीजेपी का प्रवक्ता बन के बात कीजिए। बातें बातें करेंगे तो नहीं काम चलेगा। नहीं, आप तो बीजेपी का अब उनका जवाब मत दे, मेरा जवाब दीजिए। अब मेरा जवाब उन्होंने क्या कहा, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। जो आपकी बात ना सुने वो बीजेपी के प्रवक्ता हो गए। यही सब दिक्कत है आपकी। नहीं आप उनके जवाब ही नहीं दे रहे ना। आप तो बस मेरे में इतना इंटरप्ट कर रहे हैं भाई। आप तो इंटरप्ट कर, मत बुलाइए, तब मत बुलाइए, नहीं आएंगे। नहीं आपको नहीं, आप जो बोलेंगे, आप जो बोलेंगे, हर शो का एक दायरा होता है, उससे जा रहे में आपका सवाल पूछा मैंने। आप बोलिए। अच्छा लक्ष्मण जी, बोलिए। मैंने किसी को गाली दिया? बोलिए। किसी को गाली दिया? बोलिए। सुनिए, आप ही बतलाइए। नरेंद्र मोदी की सरकार 10 साल से है, 11वां साल नरेंद्र मोदी की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट 2 साल से मान रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे आपका एफिडेविट क्या है? बतलाएं नरेंद्र मोदी की सरकार की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नरेंद्र मोदी का क्या स्टैंड है? मोदी सरकार का स्टैंड क्यों है? 2 साल से ये फसड़ा क्यों फंसाए हुआ है मोदी सरकार? और सबरीमाला मिला वाला जजमेंट में जो मंदिर का है, उस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने क्या कहा था? भाजपा सरकार ने क्या कहा था? और तीसरा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके बीच जब इन्होंने कहा भीड़ की बात, तो बाबरी मस्जिद की शहादत के जजमेंट में बाबरी के उसमें लिखा हुआ था कि कहीं पर ऐसा नहीं किया, जबरदस्ती मस्जिद को शहीद की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा कि आस्था के बुनियाद पे हम जजमेंट दे रहे हैं। ये टाइटल डिस्प्यूट निकला ही नहीं, ये तो पूरी दुनिया जानती है। उस जजमेंट आप पढ़ लीजिए और आप ही बतलाइए। सरकार से पूछिए कि 10 साल हो गई, क्यों नहीं इसमें 2 साल से जवाब दे रही है? और आपको मैं बतला दूं, जो इतना बीजेपी ये सब मुद्दा को जिंदा रखना चाहती है, कुंभ का मेला 13 जनवरी से होने जा रहा है। 92 लाख रुपए में समोसा और पकौड़ी का स्टॉल बिक रहा है और 75 लाख में लड्डू का स्टॉल बिक रहा है। आम हिंदू को बोलिए कितना कष्ट होगा उस कुंभ के मेला में खरीदने में। करोड़ों रुपए की उगाही हो रही है। यही योगी सरकार जो अपने आप को हिंदू हितैषी बोलती है, हजारों करोड़ रुपया लिया जा रहा है कुंभ के नाम पर, और आम हिंदू को कितनी तकलीफ होगी आप देख लीजिएगा। 92 लाख रुपए में पहली बार कचौड़ी और समोसा स्टॉल बिक रहा है, 75 लाख में लड्डू का स्टॉल बिक रहा है। सच बोलेंगे तो हर्षवर्धन पार्टी और भाजपा भी हमसे जवाब नहीं ले पाएगी। 185 टन बीफ पकड़ाता है, पूरन जोशी उस पर कुछ नहीं बोलती है बीजेपी। अपने आप तय हो जाता है। हो गया, अपनी बात कह ली आप, जनता जानती है, अपनी बात कह ली। अभी हारी है। आपकी बात पूरी हो गई हो तो अब मैं दूसरे इसलिए आदिल भाई आपने अपना जवाब रख दिया। ठीक है, जैसे आपने भाजपा को जवाब दिया, भाजपा भी जवाब देना चाहती है, उनको भी सुन लीजिए, तभी तो बैलेंस रहेगा। एकदम आपकी बात तो हो गई, आपने पूरी कर ली, बीच में किसी को नहीं बोल रहे। हाँ ठीक है, अब सुनिए मेरा राखी राठौर क्या कहना चाह रहे हैं? जवाब दिलवा दीजिए। उसका तो जवाब है नहीं। कौन क्यों नहीं 2 साल में एफिडेविट दिया? सबका विकास के ध्येय के साथ में मोदी जी चलते हैं और उसके लिए लगातार काम किया है, चाहे वो मुस्लिम वर्ग से हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे सिख हो, हर एक के साथ काम करने का। और इसीलिए जनता का स्नेह मिलता है हमको, इसीलिए हमें जनता जो है वो सपोर्ट करती है। और आपकी इन बातों से, जिस तरह से आप बांटना चाहते हो, अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि हिंदू जो समाज है उसको बांटने का जो लगातार काम कर रहे हो, अब नहीं होएगा वो। अब सब लोग समझ चुके हैं कि जो पॉलिसी आपने और आपकी पार्टी के लोगों ने लगातार, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लगातार चलाई थी, वो अब नहीं चलेगी। आपसे ये पूछा जा रहा है कि एफिडेविट क्यों नहीं दिया? मुद्दा पर आइए। 2 साल में एफिडेविट क्यों नहीं दिया? मुद्दा पर आइए, ड्रामा मत कीजिए। हर बार इंटरप्रेट करना। एफिडेविट क्यों नहीं मोदी दिए हैं? मोदी सरकार ऐसी चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट नहीं दिया, सरकार क्यों भाग रही है? बताइए इस पर। ये टीवी पर ड्रामा नहीं चलेगा मैडम। जानने का अधिकार सबके पास। सुप्रीम कोर्ट का जवाब बताइए। 2 साल से एफिडेविट क्यों नहीं दी है, ये बताइए। पीछे क्या? अरे ड्रामा नहीं चलेगा ये। सुप्रीम कोर्ट का बताइए, जजमेंट क्यों नहीं एफिडेविट दिया है मोदी ने? सब कुछ काम जो हो रहा है वो जुडिशरी के अकॉर्डिंग। अरे मोदी को बोलिए कि एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं दिया है? पूछिए मोदी अमित शाह से। आपको न्यायिक व्यवस्था से प्रॉब्लम है, आपको हर चीज से प्रॉब्लम है। अरे कमीशन तो नरेंद्र मोदी से प्रॉब्लम है, क्योंकि इसने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसका सोल्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पूछिए ना 2 साल से एफिडेविट क्यों नहीं दिया है? एंकर साहब पूछिए इससे। ठीक है, राखी राठौर, राखी राठौर, अदानी का दरबारी आप कर रही हैं। पूछिए ना सुप्रीम कोर्ट में। राखी राठौर साहब, राखी राठौर और आदिल हसन साहब, आप दोनों लोग थोड़ा शांत हो जाइए। ठीक है, अपनी अपनी बात आपने रख ली। आपने बहुत, आदिल हसन साहब बहुत ही जेन्युइन मुद्दा उठाया कि इस कानून पे जो सुप्रीम कोर्ट जवाब मांग रही है तो सरकार को देना चाहिए। अब क्या कानूनी बाध्यताएं हैं सरकार बताए। हालांकि राखी राठौर इसका जवाब नहीं दे पा रही है। लेकिन अब इस मामले को लेकर मैं तस्लीम रहमानी साहब के पास जाता हूँ। वो इस पूरे मामले के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। तस्लीम साहब,
मेरा 2 साल से नहीं दिया है, 2 साल से ड्रामा चल रहा है मोदी अमित शाह का। ठीक है, अगर इसका जवाब देना चाहेंगे तो आपको समय दूंगा राखी राठौर। अगर इस सवाल का जवाब देंगे कि सुप्रीम कोर्ट बार बार जवाब मांग रहा है सरकार से, केंद्र सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है, इसका जवाब देना चाहती हैं तो मैं आपको 30 सेकंड देता हूं। राखी राठौर। केंद्र सरकार हमेशा किसी नियम कायदे के हिसाब से ही चलती है। जब वर्शिप एक्ट की बात है जिसमें जो जो क्लॉज है उसके साथ केंद्र सरकार हमेशा थी, हमेशा रहेगी। कोर्ट के या जुडिशरी के जो भी डिसीजन, ठीक है, समझ गया। हालांकि ये जवाब सुप्रीम कोर्ट इसी वर्शिप एक्ट पे सरकार का जवाब मांग रही है। खैर ठीक है, तस्लीम रहमानी साहब, 1 मिनट हो गया आदिल भाई, हो गया 1 मिनट हो गया, आपकी बात रख दी गई। राखी राठौर ने अपना जवाब दे दिया। अब जरा तस्लीम साहब के पास चलें जो बहुत ही गहराई से इस पूरे मामले को देखते हैं। रहमानी साहब, इसमें मेरा सवाल ये है कि ये एक ऐसा मुद्दा होता है ना जो राजनीति में शामिल है या फिर राजनीति में शामिल नहीं है, हर किसी को खींचता है, क्योंकि इसमें लोगों की भावनाएं जुड़ी रहती हैं, आस्था जुड़ा रहता है। अब जैसे दरगाह की बात हुई तो मुस्लिम लोगों के भी आस्थे जुड़े हैं। जब लोग कहा कि वहाँ पे मंदिर था पहले, तो कई हिंदुओं के भी आस्था वहाँ से जुड़ जाता है, उठ खड़ा होता है। तो इस तरह के विवादों को क्या किताबों के जरिए, इतिहासकारों के जरिए कोई एक तरीका है कि संतुलित किया जा सके? आपका अध्ययन क्या कहता है कि ये जब ऐसा हुआ है तो क्या वापस से उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, ऐसा मुमकिन नहीं होता। तारीख को जो है दोबारा से अपने और वक्त पे वापस नहीं लौटाया जाता। इसराइल में 4000 साल की तारीख को दोहराने की कोशिश की जा रही है, तो जो अंजाम है सारी दुनिया देख रही है। यही तर्क है इसराइल में कि ये ज्यूज स्टेट था, 2000 साल पहले ज्यूज को निकाला गया, वो क्या गया। दूसरी बात, यहाँ हमारे देश में ये सारा वो जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, कल्चरल हिस्ट्री, ये बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन या ये जो नीचे जाके सर्वे करके खुदाई करना है, सब ये मस्जिदों की खुदाई नहीं हो रही है, ये देश की कल्चरल हिस्ट्री को खुरच के फेंक देने की एक साजिश हो रही है। और उसका रीजन यह है कि आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1989 में पालनपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी का रिजोल्यूशन आया, 6 पेज का रिजोल्यूशन, एक ही रिजोल्यूशन 6 पेज का, एडवाणी जी का वेल ड्राफ्टेड वो है, उसमें पूरा का पूरा रेफरेंस कल्चरल हिस्ट्री का है। उसके बाद लिब्राहन कमीशन के सामने अपनी विटनेस देते हुए, जब लिब्राहन कमीशन बाबरी मस्जिद में कॉन्स्पिरेसी के को रिपोर्ट कर रहा था, तो एडवाणी जी ने साफ कहा, मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि हमारे पास कोई वोट कॉन्स्टिट्यूंसी है ही नहीं, अपर कास्ट का और दलितों का और मुसलमानों का वोट कांग्रेस के पास है, और दलित वोट में अब बीएसपी ने सेंध लगा दिया, हम वोट लेने कहां से जाएंगे। तो हमको एड्रेस करना है इस मुल्क के मेजॉरिटी क्लास को, और उसके लिए ये मूवमेंट चलाना हमारे लिए जरूरी है। ये रिकॉर्डेड है लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट में, कोई भी उठा के पढ़ के देख सकता है। वो तब से अब तक चला आ रहा है। बाबरी मस्जिद का जो फैसले ये रोज करेंगे ना कि यहां भी है, 15 पर आ चुका है, 3000 मस्जिदों की फेरिस्त मौजूद है, उस पर भी आएगा। तो अगर ये चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, और सर्वे कमिश्नर के पीछे एक भीड़ चलेगी आरएसएस के लोगों की, संघ परिवार वालों की, और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। मैं आपसे बिल्कुल स्कॉलर वाला सवाल पूछा था, आपने स्कॉलर वाला जवाब भी दिया। अब उस पूरे विवाद को आप राजनीति की तरफ ले जाना चाहते हैं। मैं चाह रहा था कि आप स्कॉलर की तरह बात करेंगे, शुरू में आपने रखी भी, अब थोड़ा सा आखिरी लाइन थोड़े से राजनीति पे ले गए। हाँ, नहीं, मैं इसको उसके दूसरे पहलू को देखना चाहता। राखी राठौर, राखी राठौर, मैं आपसे बहुत ही जेन्युइन सवाल पूछता हूं जो बिल्कुल हर कोई जानना चाहता है कि हो सकता है कि कभी मंदिर रहा हो, किसी उसको तोड़कर कोई मस्जिद बना दिया गया हो। चाहे मैं सिर्फ अजमेर की बात नहीं, कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। बाबरी मस्जिद इसी आधार पे वहाँ पे मंदिर भी बना। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक हम लोग ऐसा करेंगे? क्या सारे मस्जिदों को खोद कर देखेंगे कि वहाँ पे मंदिर था कि नहीं देखा? या फिर भारत जैसा देश जो विकासशील देश है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा, उसकी तरफ हम लोग क्यों नहीं जाएं? क्यों ऐसा लगता है कई बार कि ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जो हमारे करंट अफेयर्स हैं उसी पे बात होनी चाहिए, हमारा देश कैसे आगे बढ़ सकता है उसी की बात होनी चाहिए। लेकिन लगातार देखिए, आपने अभी देखा रहमानी जी ने आरएसएस की बात की, मैं उनको बताना चाहूंगी कि जून 22 में मोहन भागवत जी ने यह कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने की जरूरत नहीं है। यानी स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि हम लोग इस डिस्प्यूट में नहीं जाना चाहते हैं, सबका सम्मान, सबकी आस्था का केंद्र है। और अजमेर शरीफ तो अपने आप में एक स्पेशल जगह है जहां इसके बावजूद वो सब हो रहा है।
लेकिन फिर भी देखिए, अगर कोई जानना चाहता है उसको आप बीजेपी से और आरएसएस से रिलेट करके सर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए कर लीजिए, लेकिन आम जनता की अगर कोई क्वेरी है तो उनको कोई रोक नहीं सकता कि वो जाकर के कोर्ट में कोई अपील दायर करे। आप अपने तथ्य वहां पेश कर दीजिए, जिन बेसिस पर, जिन जो साहित्यिक तथ्य उनके पास थे, ऐतिहासिक तथ्य थे उनके पास में, उस बेसिस पर 20 दिसंबर की कोर्ट की तारीख है, आप भी अपने तथ्य पेश कीजिए कि 800 साल पुराना दरगाह है ये, उसके लिए किसी ने कोई मना नहीं किया। लेकिन देखिए, जिस तरह की स्टेटमेंट हम खून का घूंट पी बाबरी रहे हैं मस्जिद या केस में भी हम पेश किए आग थे, लगा दें, ये इस तरह की चीजें करना बाबरी ठीक मस्जिद नहीं केस है। में भी सब पेश किया था। देखिए, अगर आपको लगता है कि कानून व्यवस्था पे और हमारी जो सिस्टम है उस पे विश्वास ही नहीं है रहमानी जी, तो आपकी इच्छा है, जो आप करना चाहे करें, कानून प्रशासन अपना काम करेगा और उस समय विक्टिम का विश्वास न होता तो हम क्यों कोर्ट में जाते? अभी भी कोर्ट में गए हैं। ठीक है, हालांकि इस मामले में भी ठीक है, कोर्ट यहाँ में पे बिल्कुल रहमानी साहब, बिल्कुल अब चूंकि समय समाप्त हो गया, लेकिन अच्छी बात आप सभी लोगों ने की, काफ़ी तार्किक बात यहाँ पे रखी। चूंकि समय नहीं, वरना इस डिबेट को और आगे हम बढ़ाते। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही उठेगा और लोगों के मन में अभी बना ही हुआ है कि इस तरह के जब मामले आते हैं, हर मस्जिद के नीचे जब शिवलिंग खोजने की कोशिश होती है तो लोग पूछते हैं कि आखिर कब तक। जब ज़मीनों को कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, ये हमारे कब्जे में होना चाहिए, 100 साल 150 साल पुराने इतिहास को कुरेदा जाता है, तो लोग पूछते हैं कि आखिर हम पे क्यों जुल्म। और फिर ये सामाजिक सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक समुदाय पे क्यों होनी चाहिए। तो इसका कोई, मुझे लगता है कि कानूनी हल से ज़्यादा राजनीतिक हल निकाला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन ये संभव है नहीं, क्योंकि राजनीति करने का ये बहुत ही सस्ता और आसान जरिया होता है। लेकिन इस पर सबको गंभीरता से विचार ज़रूर करना होगा। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिंध से आवाज़। नमस्कार।